मन। तो चलिए अब हम लोग आते हैं भाग्य रेखा को ख़त्म करने, रिवीजन करते हैं भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा कहानी का व्यंग्य बहुत तीखा है, कहानी के व्यंग्यात्मक स्पष्ट कीजिए। भीष्म साहनी वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य करते हैं, वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर, ठीक है। भाग्य रेखा कहानी भी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। भाग्य रेखा कहानी क्या है? एक व्यंग्य प्रधान कहानी है, वो मजाक उड़ा रही है। लेखक ने मनुष्य की भाग्यवादिता पर गहरी चोट की है। भाग्यवादिता, जो इंसान सोचता रहता है कि हम भाग्य से सब कुछ होता है, भाग्य से सब कुछ होता है, उसके ऊपर गहरी चोट की है इसने, भीष्म साहनी ने। बूढ़ा मजदूर ज्योतिषी से कहता है, लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। तब ज्योतिष कहता है कि तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। तो बूढ़ा मजदूर ज्योतिष के गाल पर थप्पड़ मार देता है, और ये सिर्फ ज्योतिष भाग्य को ठीक से पढ़ो, तब लगता है जैसे वो थप्पड़ भाग्य के मुंह पर पड़ा हो। तो और वो असली में वो ज्योतिष के ऊपर नहीं, भाग्य के ऊपर वो थप्पड़ मारा हो कि कहाँ है पैसा, ठीक है। और कहानीकार का व्यंग्य गहराने लगता है। कहानी की घटनाओं के परिवर्तन के साथ व्यंग्यात्मक और गहरी होती जाती है, जैसे बाग के सामने से मजदूरों का प्रदर्शन करते हुए लाल किले तक जाना। इस प्रकार कहानी तनाव और द्वंद्व के बीच से आगे बढ़ती हुई कर्म के महत्व को रेखांकित करती है। यह कहानी का समग्र व्यंग्य है, जो ध्वनि के रूप में फलीभूत होती है। कहानी के आरंभ में बूढ़ा मजदूर अपना हाथ ज्योतिष को दिखा रहा था, और अंत में भी वह मुस्कुराते हुए अपनी हथेली ज्योतिष के सामने खोल कर कहता है, फिर देख हथेली, तू कहता है भाग्य रेखा कमजोर है, ठीक। तो इसमें वो मूल संवेदना क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कविता में? तो भाग्य रेखा कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है। देखो सर्वहारा वो वर्ग क्या होता है कि सर्वहारा हैव्स और हैव्स नॉट, दो तरह के वर्ग होते हैं, जिनके पास सब कुछ है और एक होता है जिनके पास नहीं है। तो हैव्स और हैव्स नॉट, उनको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग, ठीक है। तो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूसों को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों को, यहाँ सर्वहारा को काट दीजिए, पूंजीपति और मजदूरों के वर्ग के भाग रेखा कहानी पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष को दिखा रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों का आना समाज में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है कि संघर्ष होने वाला है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों पर लाठियां चलती है, उनका उत्पीड़न होता है, जबकि मजदूरों के हाथ में ही संगठन की शक्ति होती है। वे एकजुट होंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कहानीकार ने भाग्य रेखा के व्यंग्य का सहारा लिया है कि भाग्य से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को संगठित होना होगा और एक साथ जाके अपने भाग्य को छीनना होगा, ठीक है। मिलता नहीं है भाग्य, छीनना होता है। मजदूरों की कटी हुई अंगुलियां भी उसके मन में निराशा, क्षोभ और गिलानी की स्थिति को नहीं बनने देती कि मेरे पास तो उंगली नहीं है, क्या करेंगे। तो वह कहता है कि भाग्य रेखा तो पूंजी वर्ग का खड़ा किया हुआ बखेरा है। ये जो भाग्य वाग्य हम लोग पढ़ते हैं, वो जो बड़े बड़े आदमी लोगों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि किस्मत, किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है, किस्मत से नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है, ठीक। उसका अपना हथियार तो कर्म है। मजदूरों की उंगलियां कटे होने पर भी काम की खोज में है, और काम न मिलने का दुख है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है। ये सब उन्होंने बताना चाहा है। भाग्य रेखा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग बोल सकते हैं इनकी कहानी संक्षिप्त है, और कोई भी पढ़ेगा तो उसके मन में कौतूहल पैदा होगा कि वाह कितना बढ़िया कहानी है, कविता है, कहानी है। तो संक्षिप्त होना चाहिए, मन जो पढ़ने वाला है पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। और एक क्या बोले थे कि वो पूरे आईना होना चाहिए, पूरे कहानी का एक आईना होना चाहिए। तो ये भी एकदम सटीक बैठता है, इसलिए इसकी सार्थकता एकदम सटीक है। बहुत बढ़िया से इसका नाम चुना गया है, बोल सकते हैं, ठीक है। यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जो क्रांति में विश्वास करता है। तो कौन ये, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जो क्रांति में विश्वास करता है। तो यजमान मजदूर वर्ग का व्यक्ति है किंतु वो क्रांति में विश्वास करता है, यह उचित नहीं है, क्योंकि मजदूर तो संगठन, समन्वय और अधिकारों के समान वितरण में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे देखो सही गलत लिखा हुआ है। तो ये लोग क्रांति में विश्वास नहीं रखते, ये लोग मजदूर तो किस में विश्वास रखते हैं? संगठन में, समन्वय में, कि एक साथ रहेंगे, अधिकारों के समान वितरण में विश्वास रखते हैं। वह तो पूंजी का एक अधिकार नहीं, उसका विकेंद्रीकरण चाहते हैं। वो पूंजी का, वो सारी पूंजी को नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो पूंजी को ऐसा चाहते हैं कि सारा जो पैसा है सब में बराबर बढ़ जाए। मजदूर वर्ग ऐसा चाहते हैं। मजदूर तो संगठन और एकता में ही अपनी शक्ति देखते हैं। मजदूर तो यही कहते हैं कि भाग्य रेखा हथेली की अपेक्षा मनुष्य के कर्म में निहित रहती है, इसलिए जो भी व्यक्ति कर्म करेगा वह अपनी भाग्य रेखा को बना सकता है, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं
भाग रेखा कहानी मनुष्य के दोनों हाथों की शक्ति को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। भाग रेखा कहानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है। मजदूर दिवस पर मजदूरों के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों का आना समाज में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों पर लाठियां चलती है, उनका उत्पीड़न होता है, जबकि मजदूरों के हाथ में संगठन की शक्ति होती है। मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कहानीकार ने भाग्य रेखा का व्यंग्य का सहारा लिया है। मजदूर की कटी हुई उंगलियां भी मन में निराशा, क्षोभ और ग्लानि की स्थिति को नहीं बनने देती है। ठीक है, वो कहता है कि भाग्य रेखा तो पूंजीपति वर्ग का खड़ा किया हुआ बखेरा है, इसका अपना हथियार तो कर्म है। मजदूर की उंगलियां कटी होने पर भी काम की खोज है और काम न मिलने का दुख है। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी के व्यंग्यकारों में प्रमुख है। भाग्य रेखा कहानी का व्यंग्य जीवन के भाग्यवादी दृष्टिकोण और कर्म प्रधान भावबोध के बीच के द्वंद्व के कारण पनपा है। यह कहानी मजदूरों की इच्छा शक्ति और मनुष्य की कर्मवादिता की कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य मनुष्य के बीच से भेदभाव की रेखाएं टूटने की ओर संकेतित किया है। समाज में पूंजी का केंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर हाथों तक न हो, वरन पूंजी का विकेंद्रीकरण हो, सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो। कहानीकार ने ज्योतिष के माध्यम से भाग्य की बातें कही हैं। भाग्य के संकेत को पढ़ने वाला ज्योतिष मनुष्य के भाग्य परक दृष्टि को दिखाता है, लेकिन कटी उंगली वाला मजदूर ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ मारकर भाग्य की ठीक से पढ़ने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि ज्योतिषी के मुंह पर थप्पड़ भाग्य के ऊपर मारा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों की भाग्य रेखा उनके संगठन और कर्म में है, यही समाजवाद की नींव रखेगा। कहानी के आधार पर भाग रेखा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी कला के आधार पर, तो भाग रेखा कहानी, तो कहानी कला कैसा है इसका बारे में तो ये तुम लोग का एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पिकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर न थूकना पड़े। तो प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। भाग रेखा शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत अंश में निम्न वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, दमे के मरीज। और प्रस्तुत अंश में व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति मानसिकता को दर्शाया गया है। यह सामाजिक असमानता की इन पंक्तियों को अर्थ देता है। पार्क में बैठा युवक दमे के मरीज आदमी को खांसी से तंग आकर उस पर व्यंग्य करता है और विलायत से भारतीय समाज की तुलना करते हुए उस व्यक्ति की सभ्यता सिखाने का प्रयास करता है। उसके बाद, तो साहब वहाँ लोगों की एक खांसी न आती होगी, तो साहब वहाँ लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। तो ये कौन बोलता है? वही बोलता है। तो प्रस्तुत अंश व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य देते हुए दमे का मरीज बोलता है। ठीक है, दमे का मरीज व्यक्ति भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र में व्याप्त दुरावस्था और विषमता को दर्शाया गया है। उसके खांसने और थूकने पर युवक द्वारा व्यंग्य कैसा गया जाता है। आदमी उसके व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य से देते हुए देश की स्थिति और हालत को उसके सामने रखता है। इसलिए वो कहता है कि विलायत में लोगों को खांसी इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण को लेकर सजग है। महज वोट बैंक और मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। भारतीय समाज की इस स्थिति की उत्तरदायी यहाँ की सरकार है। उस आदमी ने दोनों हाथों की हथेलियाँ मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ की तीनों उंगलियां कटी थी। तो कौन बोला? प्रस्तुत पंक्ति में श्रमजीवी व्यक्तियों के संघर्ष को दर्शाते हुए उनकी वास्तविक स्थिति से समाज को अवगत कराने का प्रयास है। एक मजदूर की नियति की सबसे विडंबना यह है कि उसका हाथ ही उसका सब कुछ है। उसके हाथ कटे और वह किसी भी काम का नहीं आता। दमे के मरीज मिल के वर्कशॉप का मजदूर था। उसकी उंगलियां कटने के बाद उसका भाग्य रेखा बिल्कुल मिट सी जान पड़ती है। अपनी इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए वह अपनी नई उंगलियां मांगता है। तो कनोट सर्कस की झालदार धुली हुई, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सब देखते रहिए, ये सब हम रोक रहे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। वहाँ पहुँचेगा भी नहीं, तो ये सब मैंने आपको जो रोक के पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ से कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। भाग रेखा से क्या तात्पर्य? भाग रेखा से तात्पर्य है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की प्रधानता। भाग रेखा में क्या दिया गया कि भाग्य से नहीं, हम लोग का कर्म से जो होगा वो होना है। ठीक है, कर्म से ही मनुष्य अपनी भाग्य रेखा को बदल सकता है। बड़ी नामुराद बीमारी है, तो क्या, तो यहाँ किस बीमारी की चर्चा हो रही है? यहाँ पर दमे की बीमारी की चर्चा हो रही है। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी। तो उस और मेरे से किससे संगीत है? तो उस आदमी 40-45 वर्ष से दमे का मरीज मजदूर व्यक्ति और मेरे से कथावाचक की ओर संगीत है, जो कथा लिख रहा है, बोल रहा है वो।
पंक्ति का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में गधा कथावाचक और मजदूर के वार्तालाप के माध्यम से मजदूर की कटी उंगलियों की ओर संकेतित है। आदमी ने दोनों हाथों की हथेलियां में क्या अंतर देखा? आदमी 3 उंगलियां कटी हुई है, ठीक है, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, रुक के थोड़ा पढ़ लो, बस 2 मिनट टाइम लगेगा, रुको और पढ़ो। लोग किस लिए जमा हो रहे थे? तो वक्ता कौन है? वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ज्योतिष और श्रोता यजमान है, ठीक है। ये मई दिवस यहाँ किस घटना की ओर संकेत है? तो यहाँ मई दिवस के उपलक्ष्य में जमा हो रही मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा होने की घटना की ओर संकेत है, ठीक है। मई दिवस क्यों मनाया जाता है? मजदूरों के अधिकारों और उनकी स्थितियों के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। हवा में तनाव बढ़ रहा था, इसका क्या अर्थ है? तो हवा सड़क पर आते जुलूस को देखकर हवा में तनाव बढ़ गया था। आज लाठी चलेगी, ये सब पढ़ लो, ठीक है, रोक के थोड़ा देर पढ़ लो। और उसके बाद ये बहुत छोटा क्वेश्चन, हम दोनों चुप हो गए, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। बस अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ है तो आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। आप बस पाठ को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और थोड़ा ये कम समझ में आने वाला भी कहानी है, मेरे इस पर वीडियो है, लेकिन क्या पता मैंने कैसा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, याद नहीं। चलो भेड़े और भेड़िए से आते हैं। भेड़े और भेड़िए में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी भेड़े और भेड़िए का उद्देश्य और संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत व्यंग्य द्वारा लिखा, यह भी क्या है? व्यंग्य है, तो हम लोग सारा व्यंग्य ही पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत व्यंग्य द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनेताओं का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता है। राजनेताओं का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता है, वे अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी जो अवसर पाते ही पलट जाए, और जो अपने खाली अवसर का ख्याल रखते हो, अपना खाली भला चाहते हो। उनका हर प्रयास व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ा होता है, अपने स्वार्थों से जुड़ा होता है। वे भोली भाली जनता को विविध भेष बनाकर छलते हैं, अलग अलग भेष बनाते हैं, अच्छा भेष बनाते हैं, मैम तो आपकी सेवा करेंगे, ही। ठीक है, हम तो और उनकी सरलता का लाभ उठाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। दुर्बलता वर्ग को अत्याचार व अन्याय ही सहना पड़ता है। बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार एवं धर्मगुरु तक नैतिक एवं मूल्यों का हनन कर अपनी प्रतिभा एवं विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें संदेश क्या है? तो इसका उद्देश्य तो ये था संदेश। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी भेड़े और भेड़िए हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को सदा विचारशील एवं जागरूक रहना चाहिए। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण प्रशंसनीय हैं, किंतु एक सीमा के पश्चात ये अपना सौंदर्य खो देते हैं और मूर्खता के पर्याय बन जाते हैं। जैसे भेड़े, राजा महाराजा, धर्मगुरुओं की बातें व्यक्तिगत स्वार्थों से पूरी होती है। वे सरल व साधारण जनता का शोषण करते हैं। राजनेता किसी प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं, अतः अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। धूर्त राजनीतिज्ञ हर बार नए भेष बनाकर जनता के सामने आते हैं और उन्हें झूठे आश्वासन देकर पुनः सत्ता में आ जाते हैं। जनता को उनके प्रति सावधान रहना चाहिए। चुनाव प्रचार के समय किए गए वादे असत्य होते हैं, सत्ता में आते ही उनका आचरण वादों के विपरीत दिखाई देने लगता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित भेड़ और भेड़ी के पात्र भेड़ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भेड़ का चरित्र चित्रण देखो, भेड़ कैसा है? भेड़ मतलब आम आदमी। तो देखो भेड़ कैसा है? तो भेड़ नेक, ईमानदार तथा कोमल है। कहानी में चित्रित भेड़ें निहायत नेक, ईमानदार और कोमल प्रवृत्ति की है। सभ्यता से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर वन प्रदेश में होने वाले प्रजातंत्र की स्थापना से भेड़ों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह घटना उनके नेक, ईमानदार और कोमल होने का परिचय देती है। उनके स्वभाव के इस पक्ष को कहानीकार ने कुछ इस प्रकार दर्शाया है। जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत ही निहायक, नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष। तो थोड़ा सा लिखने में काम चल जाएगा, ठीक है, 1-2 लाइन, इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। समता के पक्षधर, कहानी में आई भेड़ें समता का पक्षधर है। यह समता की भावना का ही उदाहरण है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना से वे सबसे अधिक खुश होती हैं और एक सुखद भविष्य की कल्पना करती हैं। प्रजातंत्र का प्रतीक है। भेड़ें साधारण जनता का प्रतीक है। साधारण जनता प्रजातंत्र की मालिक होकर भी हमेशा नौकर की भूमिका में रहती है। भेड़ों के साथ भी ऐसा ही है। वे वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। जिस प्रकार साधारण जनता एक अच्छी शासन व्यवस्था की उम्मीद रखती है, भेड़ें भी उन वन प्रदेश में एक अच्छी शासन व्यवस्था की कल्पना करती है। एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। शांति प्रिय, भेड़ों के चरित्र की यह मुख्य विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ये वे हमेशा भेड़ियों का शिकार बनती रहती है। शांति प्रियता की चाहत उन्हें एक सीधी सोच रखने को विवश करती है। यह सीधी सोच वर्तमान की तिरछी चाल के आगे उन्हें परास्त करती रहती है। कहानी में उनके इस चारित्रिक गुण का पता निम्नांकित। तो ये सब छोड़ो,
ठगी का शिकार है ये लोग अपनी प्रजा। तो वहाँ पर देखिए भेड़िए के पात्र का चरित्र चित्रण, ये तो आना नहीं चाहिए लेकिन क्या पता आ जाए तो ये देखो अपनी प्रजाति के प्रति चिंतित, कहानी में आया भेड़िया अपनी प्रजाति के प्रति चिंतित दिखाई पड़ता है। एक लाइन लिखने से काम चल गया। आत्मविश्वास का अभाव, भेड़िए में आत्मविश्वास का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी के कारण ये भेड़िया परिस्थिति देखकर घबरा जाता है। बस ये 2 लाइन लिखने से काम चल जाएगा। इसके बाद धोखेबाज, भेड़िया का चरित्र की एक मुख्य विशेषता धोखेबाज है। धोखेबाजी उसके खून में घुली हुई है, इसलिए वह बूढ़े सियार के साथ मिलकर भेड़ों को आसानी से धोखा देता है। बस ये इतना लिखने से काम चल जाएगा, धोखेबाज है तो ठीक है। बस ये तीनों को दिया गया है तो तीनों को लिखिएगा और क्या। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ना भेड़े और पात्र का बूढ़ा सियार व रंगे सियार का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो रंगे सियार का चरित्र चित्रण, रंगा रंगा सियार लोग का प्रतीक है वो कहाँ गया। देखो सियार का यहाँ पे चरित्र चित्रण है, वे लोग क्या है शातिर और चालाक है। कहानी में बूढ़ा सियार एक शातिर और चालाक पात्र के रूप में सामने आता है। वह इतना शातिर है कि 90% बहुमत को 10% बहुमत के सामने घुटने टेकवा देता है। इतना लिखने से काम चल जाएगा। अवसरवादी, बूढ़ा सियार अवसरवादी है, वह किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना नहीं चाहता है। जंगल में होने वाले चुनाव और प्रजातंत्र की स्थापना के अवसर का वह भरपूर लाभ उठाता है। वह भेड़िए की चिंता को इतनी आसानी से सुलझा देता है कि जितनी आसानी से कि भेड़िया भी इसी मुसीबत की घड़ी से उसे अपना गुरु मान लेता है। अनुभवी, बूढ़ा सियार अनुभवी है। यह उसके अनुभवी होने का ही प्रमाण है कि वह पंचायत में 90% वोट को 10% बहुमत से प्राप्त कर देता है। चापलूस, बूढ़ा सियार के चारित्रिक एक अन्यतम विशेषता चापलूसी है। चापलूसी वह गुण है जो उसे भेड़िए की नज़रों में उठाए रखती है। बस इतना ये लिख देंगे काम चल जाएगा। धोखेबाज, ये भी धोखेबाज है। वही वाक्पटु, बोलने की कला में माहिर है ये लोग। बूढ़ा सियार के चित्र में यह एक ऐसी विशेषता है जिससे वो पूरी कहानी पर अपना प्रभाव जमाए रखने में सक्षम है। ठीक है। स्वार्थी भी है। रंगे सियार का चरित्र चित्रण, ये हम लोग देखते हैं। रंगे सियार का चरित्र चित्रण, ये मिथ्य प्रचारक लोभी, अच्छा ये छोड़ दो। अच्छा, कहानी में 3 रंग के सियार है, पीला सियार, नीला सियार और हरा रंग का सियार। मिथ्य प्रचार, रंगे सियार के चरित्र का पहला गुण है, ये लोग मिथ्य प्रचार कर रहा है, लोभी है, धूर्त है, पाखंडी है, अवसरवादी है, ये लोग भी सेम सेम। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। तो माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? यहाँ पर लेखक संदेश देना चाहता है कि इंसान सियार से भी गैर गुजरा है। ठीक। भेड़े और भेड़िए कहानी के इस कथन के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद यह संदेश देना चाहते हैं कि राजनेताओं का चरित्र छल छंद छम्ब, ये क्या पता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, छंद लिखा हुआ है, छंद, छल छंद में से युक्त होता है। राजनीति शतरंज की वह बिसात है जिसमें राजा बनने के लिए साम दाम दंड भेड़ की नीति के अनुसरण की अनिवार्यता हमेशा बनी रहती है। जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना को लेकर भेड़ों के बीच उल्लास की भावना है, लेकिन दूसरी ओर भेड़िया इस बात से चिंतित है कि यदि समाज में शांति, स्नेह, बंधुत्व और आपसी सहयोग की भावना का विकास हो जाएगा, कोई पशु किसी को न मारेगा, तब हम किसे खाएंगे। तो ये सब दिया गया है। परसाई भेड़िए की इस प्रतीक के माध्यम से साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करते हैं। जहाँ तक सियार के प्रतीकात्मक का प्रश्न है, वह समाज के उस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनेताओं की चापलूसी और खुशामद करते हैं। परसाई समाज के इन्हीं रंगे सियारों की कलई खोलते हैं। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि समाज का सबसे पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित तबका ही इस गंदी राजनीति का अंश होता है। जिस उद्देश्य को लेकर यह तबका प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर स्वयं को प्रतिष्ठित करता है, वहीं चंद सुविधाओं की खातिर उसी जनता के विरोध में खड़ा हो जाता है। भेड़े और भेड़िए भारतीय राजनीति के काले कारनामों को उजागर करता एक व्यंग्य है। लिख दीजिएगा इसका सारांश। ठीक है, बस यहाँ से खत्म हो गया। कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%, भला वे हमें काहे चुनेंगे। यार ये जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या ही बात थी। तो यहाँ पर क्या क्या है व्याख्या करना है। तो यहाँ पे कौन चिंता दिखा रहा है, कौन चिंता दिखा रहा है? भेड़िया चिंता दिखा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये शिकार हड्डियों में लगे मांस को कुतरते हैं। कौन? तो ये सियार के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या क्या है? प्रस्तुत अंत में सियारों का चित्र को क्या दर्शाया गया है? तो ये लोग अवसरवादी है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राजनीति में अवसर का लाभ उठाने वाले लोगों के चरित्र को सियारों के माध्यम से दर्शाया है। सियारों की यह विशेषता होती है कि वे छोड़ी हुई चीज़ों का आनंद उठाते हैं, अर्थात भेड़िए द्वारा छोड़े गए सियार से वे मांस कुतर कुतर कर खाते हैं। अपने उदर पूर्ति अर्थात भूख को शांत करने के लिए वह हमेशा भेड़िए के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। यह स्थिति राजनीति के एक गंभीर पक्ष और की ओर संकेतित करती है। राजनीति में ऐसे अवसरवादी लोग भरे पड़े हैं
जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनेताओं के तलवे सहलाने से नहीं चूकते हैं। मांस कुतरना और हड्डी के भाषा सहज सरल और बोधगम्य। हटाओ आगे आगे। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है, रात्रि को आपको ज्योति। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रस्तुत अंक रंगे सियार के माध्यम से स्वार्थ सिद्धि में लिप्त कवियों के चरित्र का उद्घाटन करती है। आप एक ही जाति, वो सब कौन बोल रहा है? ये सब कवि बोल रहा है, ठीक है। कवि ऐसा ऐसा कविता लिख रहा है। आप एक ही जाति के हो तुम भेर भेरिया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेरिया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। तो ये सब पढ़ लो, ठीक है, रोक के पॉज करके। और यहाँ मुहावरे का अर्थ दिया है, क्या पता कहाँ दिया है मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति पाठ और लेखक का नाम लिखो। भेड़ भेड़िए तीनों किसका किसका प्रतीक था वो आएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, माने वो आना चाहिए। तीनों जो रंग था वो किसका किसका प्रतीक है, वो आंसर हमको मिला ही नहीं। ये किसकी ओर संकेत? रंगे सियार की ओर यहाँ पर होना चाहिए। बूढ़ा सियार, रंगा सियार किसका किसका प्रतीक है? तो देख रहे हैं हम भी। भेड़िए एक बार वन, तो क्रांतिकारी परिवर्तन कहानी में भेड़िए किसका प्रतीक है? पशु समाज। बूढ़ा सियार कौन है? भेड़िए की उदासी की चिंता इसे क्यों है? प्रजातंत्र की स्थापना। अच्छा, एक जन पूछ रहा था कि क्या भैया एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आएगा कि आसान आएगा? तो बहुत आसान आएगा एग्ज़ाम, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। भाई और बहनों भय मत करो। तो ये सब पढ़ लो, ठीक है। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। रंग कहाँ गया? ठीक है, ख़त्म हो गया वो भी, तो ख़त्म हो गया। देखो कुटज 3 ठो पार्ट है। कुटज है और ये है भेड़ और भेड़िए और भाग रेखा। तो भाग रेखा और भेड़ और भेड़िए पढ़िए आप लोग, कुटज पढ़ने का दरकार नहीं है। और देखो गबन का हालांकि मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो गबन उपन्यास के आधार पर रमानाथ का चरित्र चित्रण, आकर्षक व्यक्तित्व, अकर्मण्य, संकोची और कायरता। गबन पर बड़ा सा वीडियो बना हुआ है 1 घंटा का, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें से 11 मार्क्स का प्रश्न आएगा, तो 1 घंटा का वीडियो देखना बनता है। आदर्श पति, अनुभवहीन पुरुष, सरल हृदय, ये सब उसका क्या हो जाएगा? वाक चतुर, ये सब हो जाएगा उसका विशेषता। 5 गो अच्छा विशेषता देके लिख देना है। देखो जालपा का चरित्र चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी का चरित्र चित्रण देना ही चाहिए एग्जाम में। ये पेपर लीक वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार, ठीक है। अवसर प्रियता, विवेकशील नारी, आदर्श पत्नी, स्वाभिमानी, विचारशील है, सेवा त्याग और सहिष्णुता की भावना है, सत्यवादी है। उसके बाद अनुशासन प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ है, स्त्रियों के प्रति स्वतंत्र विचार। इसके बाद गौण उपन्यास के आधार पर अगर किसी और का थोड़ा मुश्किल करने का प्रयास करें तो देवी दिन का ऊपर चरित्र चित्रण पूछ लेगा। तो देवी दिन भी क्या है? सरल परोपकारी और निष्कपट आदमी है, जीवन सत्य का पारखी है, हंसोर और प्रसन्न चित्त रहता है हमेशा, देशभक्त है, तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का विशेषज्ञ है, अनुभवी है, वो निर्भीक है, डरता वरता नहीं है, ईमानदार भी है। गबन उपन्यास के आधार पर जग्गों का चरित्र चित्रण ये नहीं पूछेगा, नहीं आना चाहिए। गबन उपन्यास के आधार पर मानकी का चरित्र चित्रण नहीं पूछेगा। देखो गबन उपन्यास के उद्देश्य प्रधान रचना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसका भी आंसर उस वीडियो में किया गया है। और गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एगो तो ही करेगा, या तो रमा का चरित्र चित्रण, या तो जलपा का चरित्र चित्रण, या फिर गबन उपन्यास की मूल समस्या, ठीक है। तो ये मूल समस्या के ऊपर थोड़ा सा फिर से भाषण देते हैं। मूल समस्या देखो, अगर मूल समस्या पूछता है इसे तो ढेर सारा समस्या है। आभूषण प्रेम की समस्या है, विमल विवाह की समस्या है, प्रदर्शन या दिखावे की समस्या है, विधवा जीवन की समस्या है, ऋण की समस्या है, रिश्वत की समस्या, वैश्य जीवन की समस्या है, इतने सारी समस्या। लेकिन मूल समस्या देखो है आभूषण प्रेम की समस्या और प्रदर्शन या दिखावे की समस्या, जो कि हमको रमानाथ में दिखाई देता है। और ये आभूषण प्रेम की समस्या तो हम लोग को हर किसी में दिखाई देता है। जग्गो बोलो, जागेश्वरी बोलो, मानकी बोलो, जालपा, रतन, सब के अंदर आभूषण प्रेम की समस्या दिखाई देती है हम लोग को, ठीक है। तो बस ये सब अगर रोक रोक के आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। तो 2 समस्या, मूल समस्या पूछा तो बोलिए कि 2 मूल समस्या है, ये समस्या है, इसके बारे में ये सब हुआ था। और पाठ का नाम हम दे दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कहानी को थोड़ा दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं वीडियो। टाटा, बाय बाय।